हेलो एवरीवन। अच्छा, हमने पिछली क्लास में हमने सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A देखा था। अब हम इस क्लास में सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 देखेंगे। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से। 45 सबसेक्शन 2 है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक। देखो, ध्यान से मेरी बात समझनी है, इंपॉर्टेंट केस है। देखो, कौन सा सेक्शन कर रहे हैं? सेक्शन 45 सबसेक्शन 2। उसने कहा है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक। याद आएगा ये भी आपको। अच्छा, एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है। उसके पास अपनी कुछ ज्वेलरी पड़ी थी, ठीक है। और आपको अच्छी तरह पता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 हमने किया है कैपिटल असेट की डेफिनेशन। ज्वेलरी को कैपिटल असेट माना जाता है। तो मिस्टर ए के पास अपनी एक ज्वेलरी थी, वो ज्वेलरी उसकी क्या थी? कैपिटल असेट। अब क्या हुआ, मिस्टर ए को ना अपने प्रेजेंट बिजनेस में, उसका फर्नीचर खरीदने बेचने का बिजनेस था, उसको अपने प्रेजेंट बिजनेस में होना शुरू हुए लॉसेस। तो उसने क्या करा, फर्नीचर का बिजनेस बंद कर दिया और एक नया बिजनेस उसने शुरू किया। न्यू बिजनेस उसने ओपन किया 1920 में, या मैं चलो 1920 नहीं बोलता, मैं 1819 बोलता हूं। उसने फाइनेंशियल ईयर 1819 में अपना एक नया बिजनेस शुरू किया, परचेज एंड सेल ऑफ ज्वेलरी का। तो उसने ज्वेलरी का नया बिजनेस क्या करा? शुरू, ठीक है। अच्छा, अब सुनो। अब आपको अच्छी तरह पता है, जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हो तो आपको बिजनेस में कुछ कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो उसने क्या करा, उसने उसके पास जो ये ज्वेलरी थी ना, उसने ये अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दी एज कैपिटल। कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी उसने, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन 1819। तो ज्वेलरी उसने अपने ज्वेलरी के बिजनेस में क्या कर दी? इंट्रोड्यूस एज कैपिटल। अब सुनिए ध्यान से, मुझे ना एक बात बताओ, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से पहले वो ज्वेलरी उसकी क्या थी? कैपिटल असेट। कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के बाद अब वो कैपिटल असेट नहीं रही है, ये बात याद रखना। बिजनेस भी ज्वेलरी का है, तो अब यही कैपिटल असेट उसका क्या बन गया? स्टॉक बन गया। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में आपने पढ़ा है स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल असेट। तो अब पता है बेसिकली कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की वजह से हुआ क्या है? कन्वर्जन हुआ है। किसका? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक। तो बेसिकली जो कैपिटल असेट था पहले आपका, बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने के बाद अब वो कैपिटल असेट नहीं रहा, अब वो क्या रहा? स्टॉक। क्या बन गया? स्टॉक। चलो अब डिस्कस करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिए। पता है उन्होंने सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 ने क्या कहा है? ध्यान से सुनना, सुनो। 45 सबसेक्शन 2 ने कहा है कि कैपिटल गेन कन्वर्जन पे अराइज नहीं करता है। मतलब अगर आप अपने कैपिटल असेट को स्टॉक में कन्वर्ट करते हो तो कैपिटल गेन अराइज नहीं करता है। इंस्टेड वो स्टॉक जब मार्केट में बिकेगा ना, तो बताओ क्या राइज करेगा? कैपिटल गेन। सपोज वो स्टॉक मार्केट में बिका 19-20 में, तो मुझे एक बात बताओ, कैपिटल गेन अराइज 18-19 में करेगा जिस साल कन्वर्जन हुआ था, या कैपिटल गेन अराइज 19-20 में करेगा जिस साल वो कैपिटल असेट, वो स्टॉक बिका है? तो याद रखना, कैपिटल गेन अराइज उस साल करेगा जिस साल वो कन्वर्टेड कैपिटल असेट मार्केट में क्या हुआ है? सेल।
मतलब कैपिटल गेन अराइज करेगा 1920 में। तो पहली बात लिखो, कैपिटल गेन will arise in the year in which converted capital asset is sold। तो जब तक वो बिकेगा नहीं ना मार्केट में, याद रखना कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा चलो ये तो एक बात हो गई। तो मेरे को एक बात बताओ, कौन से साल में बिका था? 19-20 में। तो याद रखना पहली बात हमें क्लियर हो गई, कैपिटल गेन अराइज 19-20 में करेगा। ठीक है, पहली बात। अब सुनो दूसरी बात मेरी, दूसरी बात। अच्छा, अब आपने ना सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 पढ़ा है, ट्रांसफर में क्या क्या आता है, और उसमें आपको याद होगा तो मैंने ये पॉइंट आपको करवाया हुआ है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक is regarded as a transfer under section 2 subsection 47। मतलब ये देखो, ये देखो, ये जो कैपिटल असेट स्टॉक में कन्वर्ट हुआ ना, इसे ट्रांसफर माना गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। तो मुझे पता है अब इस पॉइंट को पढ़ के एक बात और क्लियर हो गई, कैपिटल गेन अराइज 19-20 में करेगा। ठीक है, लेकिन इसको ट्रांसफर 19-20 का नहीं माना जाएगा, इसको ट्रांसफर उस साल का माना जाएगा जिस साल में कैपिटल असेट स्टॉक में क्या हुआ है, कन्वर्ट। यानी इसे ट्रांसफर माना जाएगा 18-19 का। हाउएवर it will be regarded as transfer of previous year in which conversion takes place। तो याद रखना ट्रांसफर उस साल का होगा जिस साल में कन्वर्जन हुआ। अच्छा, इसका रेलेवेंस क्या है कि ट्रांसफर कौन से साल का है? क्योंकि पता है जब आप इंडेक्सेशन करोगे ना, जब आप इंडेक्सेशन करोगे तो न्यूमरेटर में आता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो याद रखना न्यूमरेटर में कौन से साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आएगा, 19-20 का या 18-19 का? 18-19 का आएगा, क्योंकि कन्वर्जन 18-19 में हुआ है। कन्वर्जन 18-19 में हुआ है मतलब ट्रांसफर 18-19 का है, दैट इज 18-19। चलो ये दो बातें हो गई, अभी केस खत्म नहीं हुआ, ध्यान से देखना है। पता है, मैं आपसे जरा कुछ बातें और जरा थोड़ी सी डिस्कस करना चाहता हूं, यहां पर देखना मेरी बात। थोड़ा सा आपको ना एग्जांपल देके बताता हूं। देखो, हमने ये ज्वेलरी परचेज करी थी 2004-2005 में 1 लाख रुपए की। 2004-2005 में परचेज करी थी 1 लाख की। अच्छा, जिस दिन ये ज्वेलरी स्टॉक में कन्वर्ट हुई ना, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू इस ज्वेलरी की थी 5 लाख। ठीक है, और ये ज्वेलरी 19-20 में बिकी कितने की? 6 लाख की। बात समझे? चलो, अब ना मुझे एक बात थोड़ी सी और समझनी है, जो मुझे अभी कंफ्यूजन है। सुनना ध्यान से। पता है कंफ्यूजन मुझे क्या है कि मैंने कहा कैपिटल गेन अराइज उस साल करेगा जिस साल ये ज्वेलरी मार्केट में बिकेगी, यानी 19-20 में। लेकिन मुझे पता है कंफ्यूजन क्या है। ज्वेलरी बिजनेस ने बेची है। ज्वेलरी किसने बेची है? बिजनेस ने ज्वेलरी बेची है। बिजनेस के लिए ये ज्वेलरी क्या थी? स्टॉक। तो मुझे एक बात बताओ, स्टॉक बेचा है, स्टॉक बेचा है, स्टॉक के बेचने पे कैपिटल गेन कब से होने लग गया? मैंने आपको याद करो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, स्टॉक के बेचने पे कैपिटल गेन आता ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक कैपिटल एसेट नहीं है। स्टॉक के बेचने पे तो पीजीबीपी आता है। तो फिर थोड़ा सा ना कंफ्यूजन है मुझे। मैं दोबारा बोलता हूं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि
कैपिटल गेन अराइज उस साल करेगा जिस साल आप ये कैपिटल एसेट मार्केट में क्या करोगे, सेल। मतलब जिस दिन ज्वेलरी मार्केट में सेल करोगे ना, उस साल में कैपिटल गेन अराइज करेगा। अच्छा, ज्वेलरी मैंने मार्केट में सेल करी 19-20 में, इसका मतलब कैपिटल गेन कौन से साल में आएगा, 19-20 में। लेकिन कंफ्यूजन मुझे क्या है, ये ज्वेलरी सेल एज अ कैपिटल असेट तो हुई नहीं ना। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा ये ज्वेलरी जो है ये मार्केट में सेल हुई, लेकिन ये ज्वेलरी सेल एज अ कैपिटल असेट तो हुई नहीं है। ये ज्वेलरी तो सेल हुई है एज अ स्टॉक, और स्टॉक की सेल पे कभी भी कैपिटल गेन नहीं आता, क्योंकि स्टॉक आपका कैपिटल असेट होता ही नहीं। स्टॉक की सेल पे तो पीजीबीपी आता है। तो मेरी स्टेटमेंट में ना कॉन्ट्राडिक्शन है थोड़ा सा। अच्छा, मैं एक बार दोबारा बोल दूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कैपिटल गेन अराइज उस साल करेगा जिस दिन आप ये ज्वेलरी, जिस साल में आप ये ज्वेलरी बेचोगे। लेकिन ये ज्वेलरी हमने बेची एज अ कैपिटल असेट तो है ही नहीं, ये ज्वेलरी तो हमने बेची है एज अ स्टॉक, और स्टॉक की सेल पे कैपिटल गेन आता ही नहीं। स्टॉक की सेल पे तो पीजीबीपी आता है, बिकॉज स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल असेट। तो पता है सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 ने क्या कहा है, ध्यान से सुनना। सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 ने कहा है कि जब आप ये ज्वेलरी बेचोगे ना, जब आप ये ज्वेलरी सेल करोगे, कौन से साल में सेल करी, 19-20 में, तो उस साल कैपिटल गेन भी आएगा और पीजीबीपी भी आएगा। दोनों में से एक नहीं, दोनों आएंगे। कैपिटल गेन भी आएगा और पीजीबीपी भी आएगा। अब सुनना, कैपिटल गेन कैसे आएगा, कितना आएगा, सुनना। मुझे बताओ कैपिटल गेन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ध्यान से सुनना। पता है उन्होंने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना, उन्होंने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर को। रीजन भी दूंगा आपको। उन्होंने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना। यानी 5 लाख को उन्होंने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना। अच्छा, क्यों फेयर मार्केट वैल्यू को उन्होंने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्यों माना, क्योंकि पता है उनका कहना क्या है कि आप 2 मिनट के लिए ये भूल जाओ कि आपने वो ज्वेलरी एज कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, या भूल जाओ, आप ये मानो कि आपने ये ज्वेलरी इस बिजनेस को बेची है। तो मेरी बात सुनो, सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 कह रहा है 1 मिनट के लिए ये भूल जाओ कि आपने वो ज्वेलरी एज कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, ये भूल जाओ। आप ये मानो कि आपने ये ज्वेलरी इस बिजनेस को बेची है, और अगर बेची होती तो किस वैल्यू पे बेचते, जो भी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू थी। तो अगर इस ज्वेलरी की फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन की 5 लाख थी, तो आप ये ज्वेलरी 5 लाख की ही तो बेचते ना। तो इसलिए हम 5 लाख को क्या मान रहे हैं बताओ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में तो खैर कोई दिक्कत है ही नहीं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो इस ज्वेलरी की कितनी थी, 4-5 में खरीदी थी 1 लाख की, तो 1 लाख क्या बन गई बताओ आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्चुअल बेसिस पे आ जाएगी ये तो 1 लाख, और ये आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन। निकाल नहीं रहा हूं, सिंपल आपको बातें बताइए, ठीक है। अच्छा चलो, एक बात क्लियर होगी, कैपिटल गेन कितना आएगा। अब बिजनेस का प्रॉफिट कितना आएगा, मेरी बात सुनना ध्यान से। मुझे बताओ ये स्टॉक मार्केट में बिका कितने का, 6 लाख का बिका। सुनो, मुझे बताओ अगर मैं आपसे कहूं बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालोगे, ऐसी तो निकालोगे सेल माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट, है ना।
मुझे बताओ ये स्टॉक मार्केट में कितने का बिका? 6 लाख का, मतलब जो भी एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 6 लाख रुपए। अब सुनना। अच्छा, फिर इस स्टॉक की कॉस्ट क्या मानी जाएगी? सुनो, वही सेम अजम्पशन। मुझे एक बताओ, उन्होंने कहा था 1 मिनट के लिए ये मान के चलो कि मिस्टर ए ने ये ज्वेलरी कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करी है, मिस्टर ए ने ये ज्वेलरी बिजनेस को बेची है, ये मान के चलो। तो उन्होंने कहा अगर बेची होती तो किस वैल्यू पे बेची होती? 5 लाख की बेची होती, तो ये 5 लाख मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन है और यही 5 लाख इस बिजनेस के लिए कॉस्ट है। तो यही 5 लाख इस बिजनेस के लिए क्या है? कॉस्ट। फेयर मार्केट वैल्यू ए के लिए कंसिडरेशन है, लेकिन बिजनेस के लिए वही 5 लाख क्या बन गई? कॉस्ट। तो ये जो 6 लाख माइनस 5 लाख आ रहा है ना, ये आपका होगा प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये आपका सेक्शन 45 सबसेक्शन 2, ठीक है। अभी सुनना मेरी बात, क्वेश्चन आपको ना इसका कल कराऊंगा, लेकिन मेरे को एक लास्ट बात इसमें बतानी है आपको। अब सुनना मेरी बात, हमने अभी जो केस किया दैट वाज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक। अब रिवर्स करें, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल असेट। देखना जरा, इसको पूरा रिवर्स कर दूंगा इस एग्जांपल को। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल असेट। देखना जरा ध्यान से, मिस्टर ए और उसका बिजनेस है परचेज एंड सेल ऑफ ज्वेलरी का। बिल्कुल इस एग्जांपल को रिवर्स करूंगा। तो मिस्टर ए का एक बिजनेस है परचेज एंड सेल ऑफ ज्वेलरी का। ध्यान से जरा, अब पता है हुआ क्या, उसे ज्वेलरी के बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं। ज्वेलरी के बिजनेस में क्या हो रहे हैं? लॉसेस। तो उसने डिसाइड करा कि क्यों ना मैं इस ज्वेलरी के बिजनेस को क्या कर दूं? बंद। चलो अब वो बताओ, ज्वेलरी के बिजनेस को क्या कर रहा है? बंद कर रहा है। पता है उसने बंद कर दिया, दुकान का शटर गिरा दिया। अब उसके पास ना ज्वेलरी, पता है ज्वेलरी का स्टॉक 1 लाख रुपए का उसके पास ज्वेलरी का स्टॉक पड़ा था। अब उसने कहा इसका क्या करूं? वो क्या करा उसने, वो इस स्टॉक को घर उठा के ले गया, घर ले गया, अपनी वाइफ को दे दिया, गिफ्ट में दे दिया किसी को, कहने का मतलब है घर उठा के ले गया। अब मुझे बताओ, जब तक ये ज्वेलरी बिजनेस में थी, ये बिजनेस का स्टॉक थी। अब जैसे वो इस ज्वेलरी को घर उठा के ले गया तो ये अब स्टॉक नहीं रही, ये आपका क्या बन गया? कैपिटल असेट, पर्सनल आइटम ऑफ मूवेबल नेचर। ज्वेलरी इज अ कैपिटल असेट। तो मेरी बात सुनो, जब तक ये ज्वेलरी बिजनेस में थी, ये स्टॉक थी। एक बार वो ज्वेलरी अपने घर उठा के ले गया तो वो अब स्टॉक नहीं रही, क्या बन गई? कैपिटल असेट। मतलब यहां पर कन्वर्जन हो रहा है किसका? स्टॉक का इनटू कैपिटल असेट, ठीक है। तो अब वही ज्वेलरी, मुझे बताओ, वही ज्वेलरी अब आपकी क्या कहलाएगी? अब बन गई आपकी कैपिटल असेट। पहले स्टॉक थी, अब कैपिटल असेट। पॉइंट बताओ, ये बात समझ आई? अच्छा अब ध्यान से सुनना। अब पता है उन्होंने एक बात क्या कही है, अगर हम कैपिटल असेट को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं ना, किसको? कैपिटल असेट को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं तो उसे ट्रांसफर माना जाता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। लेकिन अगर हम स्टॉक को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू कैपिटल असेट, और क्योंकि स्टॉक एक कैपिटल असेट नहीं है, तो याद रखना इसे ट्रांसफर माना नहीं जाता है। भाई स्टॉक कन्वर्ट हो रहा है कैपिटल असेट में, हां अगर कैपिटल असेट स्टॉक में कन्वर्ट होगा वो ट्रांसफर है, लेकिन स्टॉक कैपिटल असेट में कन्वर्ट होगा तो वो ट्रांसफर नहीं है। और ट्रांसफर नहीं है तो मेरी बात सुनो, नो कैपिटल गेन विल अराइज।
इन हैंड्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा, बिजनेस के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, मिस्टर ए के पास ये ज्वेलरी आ गई जो कि उसकी कैपिटल एसेट है, उसने इस ज्वेलरी की क्या कर दी, सेल, उसने इस ज्वेलरी की कर दी सेल। और आपको अच्छी तरह पता है सेल को ट्रांसफर माना जाता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। और मेरे को बताओ क्योंकि ट्रांसफर है तो कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ मिस्टर ए के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज करेगा। अब सुनो ध्यान से, कैपिटल गेन के लिए मेन 2 बातें चाहिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चाहिए और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए, बस 2 ही बातें चाहिए। ये 2 बातें पता चल जाए तो बात खत्म। अच्छा अब सुनो, फेयर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, जितने का ये एसेट मार्केट में क्या हुआ है, सेल, जो भी सेल प्रोसीड्स हैं ज्वेलरी के वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएंगे। अच्छा इस ज्वेलरी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, सुनो वही सेम बात जो मैंने अभी करी थी। आप ना ये मत मानो, सुनो आप ये मत मानो कि इस बिजनेस ने मिस्टर ए को ज्वेलरी उठा के ले गया है, मिस्टर ए ज्वेलरी उठा के ले गया, आप ये मत मानो। आप ये मानो कि बिजनेस ने मिस्टर ए को ये ज्वेलरी बेची है, और अगर बेची होती तो किस वैल्यू पे बेची होती, अपने आप बताओ। जो भी उस दिन की क्या होती, फेयर मार्केट वैल्यू। तो जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है ना, कौन सी डेट की, ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, जो भी कन्वर्जन वाली डेट की, बताओ क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू, उसको माना जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बस ये आपका सिंपल सा केस था। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना जाएगा, जितने की ज्वेलरी बिकी है, सेल प्रोसीड्स, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, जो भी कन्वर्जन वाली डेट की क्या थी, फेयर मार्केट वैल्यू, उसको मिस्टर ए की क्या मान लिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये हमने 2 पॉइंट्स करे हैं, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट। चलो आज के लिए काफी है, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूं आपसे। थैंक यू।